क्लाइंट होती है। क्लाइंट क्या है हमारे पास? हमारा फ्रंट एंड, हमारे केस में हमारा ब्राउजर, ठीक है, जहां से हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी लेयर कौन सी होती है हमारे पास? सर्वर कह लें, बैकएंड कह लें, या बिजनेस लॉजिक लेयर कह लें, ये तीन नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या और होता है, आपकी की सारी डेटा की प्रोसेस मांग रहा है कि यूजर ने मुझे ये डेटा प्रोवाइड किया है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। yes, है। थोड़ा जोर से बोलें, वरना ये ड्राई हो जाएगी क्लास में, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेयर के अंदर हमारे पास क्या हो रही है? बैकएंड लेयर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के लिए किस चीज की नीड है? हमें डेटा की नीड है। yes, ऐसे ही है, बताएं तो। यस, तो डेटा के लिए जो हमें जिस डेटा की नीड है ना, वो हमने कहां स्टोर किया हुआ होगा? अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये हमारी जो है लास्ट लेयर कौन सी है? डेटा लेयर / डीबी, डेटाबेस भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। डीबी नहीं होता, हमारी सारी एसेट्स की बकेट्स भी होती हैं, जिसके अंदर हमारे सारे एसेट्स स्टोर हो रहे होते हैं। जैसे कि आपका फॉन्ट हो गया, फॉन्ट तो आप कहीं सेव नहीं कराते ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा। और आपकी क्या नाम है, पीडीएफ फाइल्स हो गई, आपकी टीएक्सटी फाइल्स हो गई, ये भी एक डेटा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। सही है, टीएक्सटी फाइल क्या है? एक डेटा है ना। पीडीएफ भी एक डेटा है, एक्सेल की फाइल है, वो भी एक डेटा है। ये सारी चीजें आप कहाँ पे स्टोर करते हो? बकेट्स के अंदर करते हो। लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर रहते हैं। कौन सी? क्लाइंट, सर्वर, डेटा लेयर, ठीक है। अच्छा भाई, यूजर मेरे पास आता है, एक मिसाल है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आगे लिखा google.com। क्या होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले ये आप बताओ, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? आपको जो समझ में आया आसान अल्फाज में बता दो। सर्च किया उसने, ब्राउजर ने प्रोसेस किया। ये बोल रहे हैं ना, क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे? अभी बताया ना, बात सुनो मैंने। अब क्या करेगा? सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज देगा आगे। खाली खोखा दे दिया आपको, ऐसे ही होगा ना। वो होता है ना कि वो एक कहावत है ना, बोला कारतूस के खोखे दे दिए, बारूद तो था ही नहीं। ऐसे ही होता है ना, चले हुए कारतूस। तो हमारे पास जब भी हम क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? सर्वर के पास, सर्वर आगे रिक्वेस्ट भेजता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, अगर उसको डेटा की नीड है। ये चीज ऑप्शनल होती है, ठीक है, ये चीज ऑप्शनल होती है। पता नहीं कि सर्वर को डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मिसाल है, मैं वहां पे भेजता हूँ 1+1 का आंसर बता दो, तो सर्वर वैसे ही प्रोसेस करके बता देगा। लेकिन यूजुअली हो नहीं रहा होता, सर्वर अपने पास डेटा को मंगवाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी डेटा सोर्स से। तो सर्वर ने क्या किया यहाँ पे? डेटा मंगवाया किससे? डेटा लेयर से। अच्छा भाई, डेटा लेयर ने क्या करना है हम आगे? अब डेटा लेयर हमें क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी सर्वर को। सर्वर को देगी या डायरेक्ट क्लाइंट को देगी? यहां से क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिसाब किताब डिफरेंट है ना। रिस्पॉन्स, ये चीज क्लियर हो गई कि भाई जब सर्वर क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे हर चीज की एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर काम जो निकला उसने भी आगे रिक्वेस्ट भेज दी। रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स मॉडल। यहां से अगेन रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा कहां पे? फ्रंट एंड की तरफ, मतलब हमारे क्लाइंट की तरफ। ऐसे ही हुआ। दैट इज द होल प्रोसेस। पर जाते हैं, कोई ना कोई यूआरएल हिट करते हैं। आप facebook.com के ऊपर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल सर्च करेंगे, प्रोफाइल को रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर ये सेम प्रोसेस रन होगा और आपको डेटा रिटर्न हो जाएगा। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल खोलते हैं, वहां पर भी आपके पास, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, जिसका पार्ट जो होती है, ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, सही है, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, इसके अंदर जो एक इसका जो है ना हमारे पास, वो क्या है? क्लाइंट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल हुआ, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आ गया। ड्यूरिंग दैट प्रोसेसिंग हमारे पास एक चीज परफॉर्म हो रही होती है, कॉल्ड रेंडरिंग। ऐसे ही हो रहा होता है ना।
या तो वो रेंडरिंग यहाँ पे हो रही होगी, या तो एक वो रेंडरिंग यहाँ पर हो रही होगी। हमने तो दो तरह की रेंडरिंग पढ़ी है ना, या तो यहाँ पे हो रही होगी। ऐसे ही है, क्या कोई रेंडरिंग हो रही होती है यहाँ पे? यहाँ क्या डेटाबेस में तो कोई रेंडरिंग हो ही नहीं सकती ना। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है। हम तो वहां पे सिर्फ अपना स्टैटिक डेटा, टेक्सचुअल डेटा अपना सेव कराते हैं। कहाँ पे? डेटाबेस में। डेटाबेस में इमेजेस सेव करा सकते हैं। इमेजेस इटसेल्फ, नॉट यूआरएल्स। इसके अंदर कोई भी ऐसे पीडीएफ, वर्ड फाइल और जो है टेक्स्ट फाइल और जेपीजी, एसवीजी कुछ भी सेव नहीं कराते। वो हम कहाँ सेव कराते हैं? एसेट्स बकेट के अंदर। ठीक है? वो कहाँ है? जो कि हमारे आप देखते हो ना पब्लिक के फोल्डर में आप एसेट्स रख रहे हो। तो कभी भी आपने ऐसा किया कि आप बैकएंड डेवलपर को दे रहे हो ये डेटाबेस में डाल दो, ये बैकएंड डेवलपर ने आपको एक एपीआई दी होगी, इसके अंदर इमेज बिठाकर भेज दो मेरे पास। पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। और वो बाद में क्या होता है हमारे पास, वो जो पब्लिक फोल्डर होता है Next.js के अंदर, वो ऑलरेडी सीडीएन सपोर्ट करता है वर्सल के ऊपर। वरना हम क्या करते हैं, क्लाउडिनरी के नेम का एक सीडीएन है और वैसे एक मल्टर के नेम से एक सीडीएन है, वहां पर होस्ट करा देते हैं। ये आपके लिए पीछे बिल्कुल यस, सिल्वर लैपटॉप में। सर ये नेट से देख के बता रही हूँ यार। हमने YouTube की वीडियो डाला तो रेंडर हो रही होती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये तो बचपन में ही बता दिया था। हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हम लोग कोडिंग किस में कर रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट। बट क्या ब्राउजर हमारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को समझता है? HTML, CSS और टेलवाइंट, जावास्क्रिप्ट। क्या ब्राउजर को JSX समझ में आती है? नहीं आती ना। क्या ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट समझ में आती है? क्या उसको TSX समझ में आती है? Next.js, React कुछ भी नहीं आता। तो इन दी एंड ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कंपाइल होके कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल हो रही होती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है? ये सारा का सारा कोड के जो हम Next.js में लिख रहे हैं यूजिंग टेलवाइंट। ठीक है? ये क्या हो रहा है, JSX कन्वर्ट होती है दो फाइल्स के अंदर, HTML, CSS, और जितनी भी आपकी लॉजिक होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो जाती है। ऐसे ही होता है। हम जहां पे भी जितनी भी ये डॉम मैनिपुलेशन वाले काम कर रहे होते हैं ना, जो हम खुद से नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहा है हमारे लिए, तो वो भी सारा का सारा कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके 3 फाइल बन जाती है हमारे पास। कब बनती है ये? कोई बता सकता है? जब मैं कोड लिख रहा हूँ साथ साथ बनती जा रही है या साथ साथ बिल्ड टाइम पे बनती है? साथ साथ लिखती जा रही है। या रन टाइम वाले कौन कौन बोल रहे हैं? जिसको लग रहा है रन टाइम पे बनती है। रन टाइम। और कौन कौन कह रहे हैं बिल्ड टाइम? बोले हैं कंपाइल हो रही होती है और हमें ब्राउजर में नजर आ रही है। तो ये सवाल जो हमने किया था ये इस वजह से किया था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। नहीं है कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने पेज बनाया सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज करके। अच्छा, जैसे ही मैंने बिल्ड की एप्लीकेशन तो क्या होगा? कितनी फाइल्स बनेंगी? कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी? उसके बाद रिस्पॉन्स कर देगा। तो जब भी हमारे पास सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन के अंदर से रिस्पॉन्स आएगा तो एक सिनेरियो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक HTML की फाइल आएगी। क्लियर है? क्लाइंट साइड से अपने पास से एक सर्वर साइड एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी। मेरी केस के अंदर वो एप्लीकेशन थी google.com। google.com के पास ये रिक्वेस्ट आई, उसके पास 3 फाइलें हैं। कौन सी? HTML, CSS। मैंने यही रिक्वेस्ट की है, बट वो जो google.com की जो पेज है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है? अब वो जो डेटा है ना, वो मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ है। तो अब वो डेटा तो मुझे डालना है ना एप्लीकेशन के अंदर, HTML के अंदर एम्बेड करके भेजूंगा ना मैं। ऐसे ही होगा ना? या खाली एप्लीकेशन भेजो, उसमें इनपुट फील्ड लगी हुई, ऊपर गूगल है या याहू है, यही नहीं पता लगे मुझे देख के। सो उसके अंदर क्या करेगा, वो डेटा लेयर से डेटा लेगा। कहां पर लेगा?
सर्वर साइड के ऊपर। मतलब अब वो जो डेटा लेने की जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है और वो कोई ना कोई क्या होगी, एक एपीआई कॉल होगी। सही है, ब्राउजर को भी सर्वर से जो डेटाबेस है वो भी कोई ना कोई एक एपीआई है ना। हर चीज एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है। एपीआई कौन सी होती है? नेटवर्क की रिक्वेस्ट होती है। ये जो मैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के अंदर जो रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ ये भी एक नेटवर्क की रिक्वेस्ट है। आप ब्राउजर के अंदर नेटवर्क टैब के अंदर जाके ये सारी रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं, आपके ब्राउजर से कौन कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है। कोई ऐसी वेबसाइट ना खोलें जिसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं आपके सिस्टम से फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फैचिंग की एक लॉजिक रन की जावास्क्रिप्ट के अंदर से और वो डेटा कहाँ रखा हुआ है मेरा डेटाबेस में, उसने वहां से डेटा उठाया, HTML के डॉम पे दिखा दिया और मुझे क्या चीज रिटर्न कर दी? रिस्पांस में क्या चीज रिटर्न होगी? सिर्फ HTML। जावास्क्रिप्ट की फाइल तो नहीं आएगी कोई? क्यों नहीं आएगी? क्यों? जो डेटा हमने ऐड करना था वो अगर हमने कर दिया है तो क्या हमें HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भेजने की नीड है? नहीं है ना। तो एक केस में HTML की फाइल के साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं आएगी। वो जो दूसरा केस है वो भी हम पढ़ेंगे। सर्वर साइड रिस्पांस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? HTML की फाइल। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमारे पास क्या होता है? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर पे, मतलब मेरे केस में क्या है google.com। google.com ने क्या किया, मुझे कि भाई ये आप ले लो और जाकर चला लो। ठीक है, ऐसे ही होगा ना कि वो तीनों फाइलें हमें दे देगा। अब वो बोलेगा कि भाई ये तीनों फाइलें हैं, ये जाकर आप चला लो। ठीक है, ऐसे हो कि गाड़ी मिले आपको और उसको चलाने के पास आएंगी ना हमारे क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट पे आते ही क्या होगा? HTML होगी हमारे पास। सेम जो रेंडरिंग प्रोसेस वहां पर हो रहा था सर्वर पे, अब वो कहां पे होगा? मेरे क्लाइंट पे होगा, मेरे ब्राउजर के अंदर होगा ना वो यही सारा प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले HTML होती है। HTML के अंदर अगर हमें किसी डेटा की नीड है जो क्लाइंट ने रिस्पॉन्स में मांगा है उस पेज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है? एक API कॉल करेगा, डेटा मंगाएगा, उसके अंदर दिखाएगा और दैट्स इट। और आपको HTML पूरी कंप्लीट करके और मेरे पास क्या नजर आ जाएगा यहाँ पे? google.com। ठीक है, सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, उसके नीचे एक रिव्यूज का और कमेंट्स का बटन आ रहा होता है, सेक्शन आ रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, कहीं पे भी आप जाएं तो वहां पर आर्टिकल लिखा हुआ तो उसके नीचे वो बोलता है पोस्ट योर रिव्यू या पोस्ट योर कमेंट। वो जो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ना वो हम क्लाइंट साइड बना लेते हैं। अब दोबारा से सोचें रेंडरिंग कैसे होगी। हमने बिल्ड बनी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की 3 फाइलें जनरेट हुई, सर्वर पे चली गई, अब वो वहां पर रखी हुई है। मैंने यहां से रिक्वेस्ट की सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन के ऊपर google.com पे। सो HTML उठाई उसने, CSS उठाई, दोनों को लिंक तो हुई है पहले से। अब उसे जावास्क्रिप्ट उठाई। अब जावास्क्रिप्ट में 2 लॉजिक्स हैं। एक जो एप्लीकेशन के डेटा को चाहिए, एप्लीकेशन को डेटा चाहिए, और एक जो वो रिव्यू भेजने की है। ठीक हो गया? रिव्यू भेजने की कौन सी है? वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट की। क्लाइंट साइड कंपोनेंट की लॉजिक कुछ भी दोबारा रन नहीं होगी। हमारे पास जो सर्वर साइड एप्लीकेशन की जो लॉजिक है ना, सर्वर साइड कंपोनेंट की जो लॉजिक है वो रन होगी, डेटा लेके आएगी, सर्वर को देगी, सर्वर डेटा डालेगा HTML के अंदर, और HTML और हमारे पास जैसी HTML आ गई, अब हमारे पास HTML कंप्लीट है, हमारा पेज कंप्लीट नजर आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, कौन कौन सी? HTML और दूसरी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कौन सी लॉजिक है हमारी? क्लाइंट साइड कंपोनेंट जो हमने एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया है ना रिव्यू या कमेंट भेजने के लिए अपना। अब वो लॉजिक कुछ भी हो सकती है, वो छोड़ दें, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब क्या होगा? ब्राउजर के ऊपर हमारे पास आएगी HTML यूजर, जब तक वो चलेगी, जैसे ही कमेंट लिख के वो एंटर करेगा तो वो चल जाएगी और वो डेटा भेज देगी। ठीक है, देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? क्लाइंट साइड पे डेटा फैच करके देखेंगे कि भाई हमारे पास जो डेटा फैचिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। ये क्लियर है? .com पे या governance.com पे, दोनों में से किसी एक डोमेन पे होस्टेड है, उसके अंदर भी यही हुआ है। हमारे पास जो अप्लाई नाउ का जो बटन, जो फॉर्म आता है वो क्लाइंट साइड है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो सर्वर साइड रेंडर्ड है। कभी जाएंगे तो ये चीजें देखिएगा कि जो ना जो फॉर्म आपको नजर आता है उसके अंदर क्या चल रहा है। एनालाइज करें वो खोल के, ब्राउजर इंस्पेक्ट,
जैसे आपको जब रेंडरिंग पढ़ाई थी बताया था ना कि यहाँ पर अभी देखिए क्लाइंट साइड वाली भी एप्लीकेशन दिखाई थी, वहां पर क्या आ रहा था हमारे पास HTML और JSS की फाइल आ रही थी, JS की फाइल आ रही थी, और उसके अंदर क्या आती है हमारे पास सिर्फ HTML की फाइल आती है। ये सर्वर साइड, ये क्लाइंट साइड है, ये बटन सर्वर क्लाइंट साइड है, ये भी क्लाइंट साइड है, ये भी क्लाइंट साइड है, लेकिन ये जो पीछे जो ये आ रहा है ना, ये आइकन वगैरह नजर आ रहे हैं, ये सर्वर साइड है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ना एनालाइज करना है हमारी एप्लीकेशन के अंदर कि हमें इसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग यूज भी करनी है कि नहीं करनी। यूजुअली जो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के जो डैशबोर्ड होते हैं उनके अंदर हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग यूज नहीं करते। क्यों? रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है, हमारी एसईओ जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एसईओ के अच्छे होने की वजह यही है कि हमारे पास HTML की फाइल जनरेट हुई रखी हुई है, तो गूगल जब के ऊपर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके वो ये चीज़ पता लग जाती है क्योंकि गूगल समझता है HTML पेज को, जब वो गूगल के क्रॉलर्स चलते हैं पेजेस को एक्सेस करने के लिए, तो उसको नज़र क्या आती है, HTML नजर आती है, उसको जावास्क्रिप्ट नजर नहीं आती, उसको नजर तो आ जाएगी लेकिन वो पढ़ ही नहीं सकता उसको, तो वो जब रैंकिंग करता है तो फिर उस एप्लीकेशन की कर लेता है। लेकिन सर्वर साइड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ये मसला आता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग इज कॉस्टली। डेटा और डेटा अगर हमारे पास नहीं होगा तो एप्लीकेशन डायनामिक बनेगी कैसे? ऐसे ही होता है ना, ये जो API होस्ट करेंगे ना तो उसका भी बिल आएगा, सो वो ये लोग बेयर करते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाए हैं। जब आपको चार्ज करना शुरू करेगा ना तब आपको पता लगेगा कि पर्सन कितने पैसे लेता है। यूजुअली AWS के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो AWS जब चार्ज करता है तो मुझे पता है कि वो कितनी कॉस्ट करता है। कहीं पे भी सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड होगी वहां पर वो आपको पैसे चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये भी एक छोटे छोटे से मार्केट के अंदर भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी APIs प्रोवाइड करते हैं हमें। अच्छा भाई, ठीक है, क्या है जेसन प्लेस होल्डर, अगर आप लिख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, अपने पास लिख लें और आप जैसे ही करते हैं आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है और ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, ये हमें क्या कह रहा है, सर्विंग 3 बिलियन रिक्वेस्ट ईच मंथ। ठीक है, तो ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेमेंट्स नहीं हो रही और जो है ना सर्वर की कोई कॉस्ट नहीं हो रही है, लेकिन कम्युनिटी उसको वो करती है, क्या नाम है, पे करती है, बहुत सारे लोग नहीं। सही है, तो हमारे पास ये जो APIs है ना इन्होंने हमें बना के दी हुई है। अभी जैसे जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, तो ये मेरे पास क्या आया, यूजर्स की API चल गई है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डूज, तो ये क्या, इसने मुझे क्या रिटर्न, कौन बताएगा? एक API आपको मिली, अब आपको ये चलानी कैसे, ये आपको कौन बताएगा? जिसने आपको API प्रोवाइड की है। आपके केस में जब आप मार्केट में काम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई बैकएंड डेवलपर होगा, और इस केस में कौन है, जेसन प्लेस होल्डर। तो मैं सारी की सारी टू डूज दे दूंगा, और स्लैश अगर टू डू के साथ यहाँ पर हर जगह पे ID आ रही है ना, ID यहाँ पे भी ID, देख रहे हैं, ये ID आ रही है मेरे पास। तो वो कहता है अगर स्लैश ID लिख दो ना तो मैं आपको वही वाली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आई है। ऐसे ही है, हमारे पास हमने ये चीज देखी थी कि जब भी हम कोई भी API कॉल करते हैं तो कॉल स्टैक पे वो कहां पे रन होती है, कॉल बैक क्यू के अंदर। देखा था, ऐसे ही था ना जब हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते हुए हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास पेज लोड होते हुए अगर हमने कोई API कॉल की है और अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने यूजर को वेट कराते हैं, उसको कोई ना कोई लोडिंग स्टेट दिखाते हैं। जैसे ही कि अगर आप facebook.com के ऊपर जाएं और वहां पर आपको एक लॉगिन का पेज नजर आता है, लॉगिन का पेज नजर आएगा ना, अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप वहां पे अपनी ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हो। जैसे ही आप as soon as you hit enter, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको, सॉरी यहाँ पर अगर हम फैच लिखते हैं आप ये पकड़ लेगा एरर। अब ये क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन द async फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। तो वो क्या कह रहा है कि इसको async बना लो। अच्छा,
ये चीज अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंपोनेंट है ना, हमने उसको एसिंग कर दिया, हमने जान छुड़ाई अपनी एसिंग से, ठीक है। अब हमारे पास हमने जब पढ़ा था, जब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि हमारे पास की एपीआईज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। वो कौन सी एपीआईज होती हैं, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू हम ब्राउजर से ट्रैक कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज हो गई हमारी, सेशन स्टोरेज हो गई, कुकीज हो गए, ये सारी क्या है, वेब एपीआईज है हमारी, ब्राउजर की एपीआईज है ना। रिपीट करें, कौन सी एपीआई है ये हमारे पास, ब्राउजर एपीआई या वेब एपीआई, ठीक है। क्या करती है हमें, हम इसको एक यूआरएल प्रोवाइड करते हैं, वो हमें डेटा फैच करके देती है। सिंपल सा काम करती है सर, हमें इसको एक यूआरएल देंगे और ये क्या करेगी, डेटा वहां जाएगी, रिक्वेस्ट भेज देगी, जो भी चीज उसको मिलेगी वो लाकर दे देगी। अगर मैं एक google.com के ऊपर कॉल रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजता हूं तो वहां से क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे, गूगल का पेज। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां से मुझे गूगल का पेज नहीं मिले, नहीं हो सकता। जो भी बोल रहे हैं भाई बोले ना, नहीं हो सकता। यूआरएल, अब यूआरएल हमने यहां से उठा लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यूआरएल हमने यहां पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। और दूसरा यूआरएल फैच को क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, उसका मेथड। हमारे पास जितनी भी एपीआईज होती हैं उनके ऊपर 4 तरह के मिनिमम मेथड्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, गेट, पोस्ट, पुट या अपडेट और डिलीट। दीज आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, अपडेट, पुट, डिलीट। जब आपको बतानी पड़ती है कि भाई जब मैं कॉल कर रहा हूं तो भाई मुझे बताओ कि कौन सी कॉल भेजनी है। मैंने जब ब्राउजर के अंदर यहां पर लिखी तो कौन सी कॉल गई थी, गेट, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार में जो भी यूआरएल लिखो ना, सेट हुआ है कि गेट की कॉल होगी। क्यों, क्योंकि गेट ही करते हैं हम यहां से। कभी ऐसे देखा है कि facebook.com लिखा हो कुछ भेज रहे हो, नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं, गेट कर रहे होते हैं। तो ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल जाती है, जब आपको बतानी पड़ती है कि भाई जब मैं कॉल कर रहा हूं तो भाई मुझे बताओ कि कौन सी कॉल भेजनी है। मैंने जब ब्राउजर के अंदर यहां पर लिखी तो कौन सी कॉल गई थी, गेट, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार में जो भी यूआरएल लिखो ना, सेट हुआ है कि गेट की कॉल होगी। क्यों, क्योंकि गेट ही करते हैं हम यहां से। कभी ऐसे देखा है कि facebook.com लिखा हो कुछ भेज रहे हो, नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं, गेट कर रहे होते हैं। तो ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल जाती है, बाय डिफॉल्ट फैच ने भी ये चीज इंप्लीमेंट की हुई है कि अगर हम उसको मेथड ना बताएं तो वो गेट ही भेजेगा। क्लियर है, तो अभी हम मेथड नहीं बता रहे, बाय डिफॉल्ट सेट है जी। टाइप होगी वो आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा। अब हमारे सामने डेटा है, इसकी हमें टाइप बनानी है। अब वो आप लोग बनवाए यहाँ पे मुझसे, ठीक है। क्या नाम लिखूं इसका, I2 कर देते हैं इसको, ठीक है। यूजुअली कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम टाइप्स बनाते हुए, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रैकेट ओपन कर दिया। इंटरफेस ऐसे ही बनता है, क्लियर है। अब इसकी आगे की टाइप बनवाएं। क्या क्या, इसकी टाइप क्या है, नंबर है। ये वाली आवाज बहुत आती है, क्लियर, सरकारी, ठीक है। अब क्लियर है, अब नजर आ रहा है सबको पीछे तक, प्रोजेक्टर से हमारे पास चल रहे हैं ना। नंबर, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी की टाइप क्या है, कैसे पता लगा, डेटा में लिखा हुआ है, डेटा को देख के बनाते हैं हम टाइप। टाइटल के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, कंप्लीटेड, ये बोलिए टाइप बन गई हमारे पास। और हमें ये चीज मेक श्योर कर लेंगे कि हमारे डेटा के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर हो, कि कहीं पे कंप्लीटेड गायब है, कहीं पे टाइटल गायब है, कहीं पे आईडी गायब है। तो हमारे अगर हमारे पास कंप्लीटेड कहीं होता कहीं नहीं होता तो हम उसको ऑप्शनल टाइप बना लेते। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ऑप्शनल के लिए क्या करते हैं,
क्वेश्चन मार्क लगा देते। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई ऑब्जेक्ट की टाइप। यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरफेस आई टू डू, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें देखे ना, हमारे पास यहाँ पे एक एरे बनी हुई है ना, हाँ। तो इस एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर सेव हुआ होता है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन से डेटा आता है वो भी किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर आता है। फॉर्मेट के अंदर किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डेटा की ट्रैवलिंग होती है, और फिर हमारे पास यूआई के ऊपर जो जिस फॉर्मेट के अंदर दिखता है वो एक अलग फॉर्मेट होता है।